अगर आप उस बैंक के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तिजोरी है, तो उस तिजोरी के ऊपर आप क्यों नहीं फिर उसके स्टॉक्स खरीदते? और मैं कह रहा हूँ फराज, इतनी वीडियो से मुझे बेनिफिट नहीं हुआ जितनी उस वीडियो को डेमोन्स्ट्रेट करके इन्वेस्टमेंट से हुआ। आपको पता है 250% का एक में प्रॉफिट चल रहा है, 1,86,000 और आपने रियल टाइम वीडियो किया यूट्यूब। मैंने कहा यार क्या जबरदस्त काम है, $13,000 दूंगा और $2.6 मिलियन मेरे हाथ में, और मैं बेहतरीन ट्रेडर हूँ, मैं तो ये तो चीर फाड़ दूंगा इनको। हमने भी इसका बेनिफिट उठाना है बाय बेनिफिटिंग फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी जो कि आ रही है। सो आप वो कॉन्फिडेंटली काम ही नहीं कर सकेंगे, फिर तो फ्लूक में चल रहा होता है कि 2 छक्के लग गए, तीसरी बॉल पे फिर आप आउट हो गए। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने सिंगल डबल करके लंबी इनिंग्स कैसे खेलनी है। सही है, लो रिस्क है, मैंने हाई रिस्क पे कब जाना है। उसी पॉडकास्ट में से हमने कहा था कि स्टॉक मार्केट वहाँ पे जाएगी जहाँ पे लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। क्या जो आपने ट्रेड्स ली वो लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई कि आप इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सेगमेंट्स और अपने अकाउंट्स को बिल्ड कर रहे हैं, अकाउंट को बिल्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं। सो आपने कहा जी, तो ऐसे कौन कर रहा है, तो आप फ्री में कर लो, देख लो। सरमाया का यूट्यूब चैनल इटसेल्फ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। नहीं सर, मैंने आपकी वीडियो से बहुत सीखा। मैंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उस पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ आपकी वीडियो से। मीज़ान बैंक, FFC मेरी एग्जांपल है, मैं $100 से शुरू हुआ था। मैं जीरो होने के बाद पता नहीं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया 2014 के टाइम का 104-105 पे डॉलर था उस टाइम जीरो करने के बाद। और मैं टोटली स्किल्स के ऊपर, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिवली 50% प्लस का रिटर्न दिया हुआ था। कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगी। अब वो ब्रेक कब लगेगी? दूसरी ये चीज़, जो प्रोडक्ट अब आएगा, ये जो मैं जिसके ऊपर अब काम कर रहा हूँ, वो जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको, और जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, एक चलें सब समझे अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सबकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। आज हम 14 अगस्त की खुशी में, पहले तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। ये जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ये एक स्पेशल एपिसोड है और अगेन स्पेशल पर्सन के साथ है। अगेन बिफोर के पॉडकास्ट हम स्टार्ट करें, एज ए नेशन आई थिंक लास्ट ईयर जब हम पॉडकास्ट कर रहे थे, पाकिस्तान इंडिया की वॉर ताज़ा ख़त्म हुई थी और हम थोड़े मोटिवेटेड थे कि हमने बहुत बड़ा कारनामा किया और वाकई हमने किया भी था। इस साल जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल लड़ाई और चल रही है और उसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है और हमें उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा टाइम नहीं आया जहाँ पे हमने इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, जहाँ पे हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा साइडलाइन हो चुके थे कि इतनी प्रोमिनेंस हमने हासिल की हो। अब हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए गवर्नमेंट से कि ये जितना भी हमने गेन किया है US ईरान के वॉर को स्टॉप करने के लिए, ये ट्रांसलेट होना चाहिए बिजनेस के ऊपर। अगर ट्रांसलेट होता जाएगा लोन्स के ऊपर तो अगेन हम पहले ही इस दलदल में फंसे हुए हैं, हम फंसते ही चले जाएंगे। और वहाँ पे हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने भी इसका बेनिफिट उठाना है बाय बेनिफिटिंग फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी जो कि आ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट और आज जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी स्पेशल एपिसोड एक स्पेशल पर्सन के साथ है और वो है सैयद मोहम्मद फराज। फराज भाई क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अलीक भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने तो इतना ज़बरदस्त मैसेज दे ही दिया, मैं भी दे देता हूँ कि सबको जश्न आज़ादी मुबारक और पाकिस्तान पे हमेशा बुलिश रहें। मैं ना अब ये माशाल्लाह हमारा 3रा साल है कि हम 14 अगस्त के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं। और अगर मैं 3 साल पहले पे चला जाऊँ, मुझे अभी भी याद है कि स्टॉक मार्केट ताज़ा शायद 50,000 से निकला था और हमने ये सेटअप ही बनाया था उस वक्त। फिर हमें नज़र आ रहा था कि यार यहाँ पे जाएगी। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है हम दुबई में थे और 50,000 को क्रॉस किया था तो हमने एक शॉर्ट बनाई थी, तो जहाँ पे फिर आपने कहा था कि जिसमें हमारी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। एक्टिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन एक उसी पॉडकास्ट में से हमने कहा था कि स्टॉक मार्केट वहाँ पे जाएगी जहाँ पे लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि मार्केट कहाँ पे जा रही है। अब क्योंकि आप आए हुए हैं तो मेरे ख्याल में हम स्टार्ट भी यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि बुल्स एंड बियर्स तो ख़त्म हुआ है और मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग उस पर डिपेंडेंट थे। हमने तो कोशिश की थी उसको उस जगह पे छोड़ने की जहाँ पे क्लैरिटी हो, पीस हो, सब कुछ हो, लेकिन अगेन थोड़ा सा मामलात इसी तरह सेटल नहीं है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट को आज की तारीख में देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मैं देखता हूँ कि जनवरी फरवरी में आ रहे होते हैं, लास्ट मंथ भी 26,000 लोगों ने नए अकाउंट खोले हैं, 6 लाख को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो जो लोग अब नए आ रहे हैं वो कैसे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट को करें और जो लोग ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे करके बैठे हुए थे
उनके लिए आगे का लाएमल क्या होना चाहिए? अच्छा, हमने देखा है पिछले 6 महीने में जब से वॉर शुरू हुई थी तो हमारी मार्केट जो थी वो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल डिपेंडेंट थी। प्राइसेस ऊपर जा रही थी जब ऑयल की, तो आपकी इंडेक्स जो था बहुत नीचे आ जाता था, और जैसे ही प्राइस नीचे आती थी क्रूड ऑयल की, इंडेक्स ऊपर चला जाता था। सो 144 145 के ऊपर आइडियली हमने कह दिया था कि ये टेक्निकली बेसिस के ऊपर ये बॉटम है और यहाँ से मार्केट रैली करेगी। और जो चार्ट्स थे उसके वो सजेस्ट करते हैं 230 के 235 के तक मार्केट जा सकती है, यानी कि 2,30,000 2,35,000 तक का आपका इंडेक्स है। सेकेंडली, ये जो आपका टाइम है लास्ट 6 मंथ जो होते हैं ना साल के, वो हमेशा से बुलिश रहते हैं। मतलब हमेशा से कहने का मतलब है पिछले 3 से 4 साल में हमने ये देखा है कि मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट 6 मंथ्स बिल्कुल डेड रहती है, साइडलाइन होकर चल रही होती है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जुलाई के बाद मार्केट परफॉर्म करना शुरू कर देती है और वो इंडेक्स परफॉर्म करता है 60-65% के करीब। सो अभी भी हमने यही देखा, जून एंड से मार्केट बढ़ना शुरू हुई है और इंडेक्स आपका 180 के करीब आ गया। यहाँ पे अब अगेन दोबारा से साइडवेज होके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं, इंडेक्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। इसका ये मतलब है कि मार्केट ने वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर ली हैं और लग ऐसे ही रहे कि जब ये सेटल डाउन हो जाएगा सब कुछ केओस जो मचा हुआ है, उसके बाद आपकी मार्केट दोबारा से परफॉर्म करना शुरू कर देगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंडेक्स में मैं बुलिश हूँ, लेकिन बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने हाईज़ लगा के थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में, तो एहतियात करनी चाहिए। इंडेक्स ओवरऑल बढ़ता चला जाएगा। स्टॉक्स जो हैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होंगे, सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखें जिन पे कोई कैटलिस्ट हो या इनसाइडर ट्रांजैक्शंस आ रही हों, ठीक है, इस तरह के स्टॉक्स में कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में, इंडेक्स पे तो आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक्स जो हैं वो ट्रिकी रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। वैसे जितना हमें इम्पैक्ट नज़र आना चाहिए था, मैं इनफैक्ट सोशल मीडिया पे काफ़ी दोस्तों को देख रहा था जो कि CFA थे, बहुत ज़्यादा थे। एक बंदे ने तो ये भी कह दिया था कि यूएस जो है वो ईरान के ऊपर एटमी धमाका कर देगा और स्टॉक मार्केट जो है ना 80,000 पे चली जाएगी। इनफैक्ट सरमाया.pk की कम्युनिटी से मैंने काफ़ी लोगों को रिमूव इसीलिए किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करा रहे थे। और एक बंदे तो यही कमेंट दिया था कि यार ये बंदा ना सबको ऊपर से बाय करवा के नीचे पे कर देगा। और मुझे अभी भी याद है 145 पे आपके ने भी बड़ी अच्छी बुल्स एंड बियर्स पे की थी, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट हमने देखा नहीं है। यानी कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट एकदम 180-190 पे 300-400% का प्रॉफिट है अगर आप 40,000 से देखें, और पिछले 3 साल से कंसेक्यूटिवली 50% प्लस का रिटर्न दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगी। अब वो ब्रेक कब लगेगी, वो कैसे लोगों को पता चल सकता है कि यहाँ पे ब्रेक लगने के चांसेस हैं? आपके अपनी क्या एनालिसिस है इस पे? एक तो सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है। आप हमेशा देखेंगे जब भी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत अकाउंट्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोग आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो एग्जैक्ट टॉप के ऊपर ख़रीदते हैं। ये तो सबसे बड़ा सेंटीमेंट, जो इमोशंस नज़र आ रहे होते हैं ना कि यार ये बढ़ती हुई चीज़ है और बढ़ जाएगी, तो वो हाई पे आके ख़रीद लेते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं। और यही होता है हमेशा कि जो लोग कहते हैं ना स्टॉक्स में लॉस होता है, उनकी बेसिकली टाइमिंग ठीक नहीं है एंट्री की जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो अभी आप बात कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि लोग कह रहे थे 1,20,000 इंडेक्स हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा इंडेक्स बिल्कुल ही, इस तरह की भी बातें आ रही थी। तो उसमें मुझे याद है अच्छी तरह से रमज़ान चल रहे थे और मैं हर रोज़ कुछ ना अपने फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू या हम लोग यूट्यूब या शॉर्ट वीडियोस बना के मैं बार बार बोल रहा था जो करेक्शंस आ रही हैं उस पर ख़रीदें, इनसाइडर ट्रांजैक्शंस की पूरी लिस्ट दी हुई थी उसमें ख़रीदें। सो वो एंट्री पॉइंट थी आपकी। और अभी मैंने रिसेंट टाइम में ही एक वीडियो की थी जिसमें मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ कैश रखें, कुछ ना करें, ठीक है। अगर आप इतना डरते हैं ना, कुछ ना करें, सिर्फ कैश रखें। कैश के ऊपर लो रिस्क में आपके पैसे आपको रिटर्न्स आ रहे होते हैं। जैसे मैंने इनको मशवरा दिया सेहतराज इक्विटीज़ में, आप अपनी कैश रख के बैठ जाएं। अब आपको पता है हर टाइम आप लोग यही बोल रहे होते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करो, पाकिस्तान के हालात बुरे हैं, ठीक है, न्यूज़ के ऊपर चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर आपका इंडेक्स नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है ना, ज़ीरो तो नहीं होगा ना, ठीक है, 25% की डिप आ गई, 20% की डिप आ गई, तो वहाँ पे एंट्री ले लें, ठीक है। तो हमेशा एंटर उस टाइम होना चाहिए जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, हर तरफ से नेगेटिविटी आपको सुनाई दे रही हो,
वो टाइम होता है एंट्री का। जब सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा ना, जब खबरें आना शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे, इतना कारोबार रिकॉर्ड किया गया, ये हुआ, फिर आपका कोई दोस्त होगा वो आके अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहा होगा, मैंने 2 लाख डाले थे आज 3.5 हो गए, उसको सुन के जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ख़त्म, फिर ठीक है, फिर नीचे ही आएगा। तो ये जब भी नेगेटिविटी हो, आपको याद है अभी आपने कहा हम 3 साल पहले हमने जब ये रिकॉर्डिंग शुरू की, इस तरह का एक पॉडकास्ट किया था, उसमें हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे। सब जगह खबरों में यही था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। अभी भी एक पार्टी मानती है कि हम डिफ़ॉल्ट हैं। तो वो टाइम था इन्वेस्ट करने का, और वहाँ से मैं इतना बुलिश था, मैं कहता था यहाँ से ऐसी तेज़ी होगी किसी को यकीन नहीं आएगा। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने बग़ैर कोई मेजर करेक्शंस के वो बढ़ती गई। फिर हमने पाकिस्तान इंडिया वॉर की सिचुएशन देखी, उसमें लोग इतना पैनिक कर गए थे कि हमारे पास मेरे ब्रोकरेज हाउस में कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे कि उन्होंने ना सिर्फ अपने शेयर्स बेचे, अपने पैसे विड्रॉ किए, इवन बैंक से भी कैश की शक्ल में निकाल लिया कि कल को अल्लाह ना करे कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और कोई अटैक हो गया तो बैंक्स भी ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं कैश तो रख लूँ। मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा वो हमने बड़ा रोका कि यार ऐसे नहीं करें, नहीं कुछ होता। मतलब ऐसे भागते हैं कि इमोशंस को लेके, नो डाउट आपके पैसे जो हैं वो बहुत हार्ड एंड मनी है, और जाहिर है इमोशंस आपके अटैच होते हैं। कोई बंदा कितना भी कंट्रोल करवा ले आपको कि नहीं करो नहीं करो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इमोशंस रहते हैं उसके साथ। लेकिन थोड़ा सा ना कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा मार्केट्स ऐसे ही परफॉर्म करती हैं। आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री देखें, आपने इतनी बड़ी बड़ी जंगें देखी, उसके बाद हमेशा से इंडेक्स या वो रिकवर कर जाते हैं। सो ये आपको, और फिर सेकेंडली जब भी इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा आ जाती हैं। सही है, उस टाइम पैसे होने चाहिए। जब कोविड था उस टाइम पैसे होने चाहिए थे। सो ये हमेशा आप स्टॉक्स को इस तरह से ट्रीट करें, लो रिस्क में रख दें, कैश पे रहें, कैश के ऊपर आपका रिटर्न आता रहेगा। जब आपको लग रहा हो ऐसी पैनिक सिचुएशन आ रही है, साल में 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, उस टाइम एंट्री लें। 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ही 20% गेंस हो जाते हैं आपके। जैसे अभी हमने देखा 144 से सीधा 164 हो गई थी बगैर किसी उसके। फिर हमने वॉर जो आपका पाकिस्तान इंडिया वॉर में देखा था कि अगले दिन 12,000 पॉइंट गैप अप ओपन हुई थी। हम इसी स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फ्राइडे का दिन था, लाइव स्ट्रीम करके कह रहे थे कि ख़रीद लो। हम खुद भी ख़रीद रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ, वो वीकेंड पे जंगबंदी हुई, एंड देन मार्केट 12,000 पॉइंट ऊपर प्लस ओपन हुई, और उसके बाद उसने वो दोबारा वो लेवल्स नहीं देखे। सो ये है, इमोशंस को कंट्रोल करना। हमेशा इंडेक्स पे उस टाइम इन्वेस्ट करें जिस टाइम प्रेशर में हो, हाइस पे ना ख़रीदें। और जो भी आपके आगे पीछे ख़बरें आ रही होती हैं, सेंटिमेंट जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं, जब आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनना शुरू हो जाएं, फिर इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इमोशंस, मेरे आपकी दूसरी वीडियो में भी जो हमने देख रही थी जिसमें आपने ब्लाइंड फोल्डेडली ये सारा कुछ किया, जो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट होते हैं फिर इमोशनली इस तरह के हार्श डिसीजन लेते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो सब कुछ लगा के बैठ जाते हैं। मतलब कि कुशन ही कोई नहीं है कि खुदा ना खासा कल को अगर मुझे पैसे चाहिए हुए, साल के अंदर चाहिए हुए, तो चलो वही कैश में रख लूँ, लो रिस्क में रख लूँ। वो अपना फिर किचन मनी भी वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, और जब इतने ज़्यादा आप अटैच अपने इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाते हैं तो फिर आप लॉसेस करके ही निकलेंगे, क्योंकि फिर आपको लगता है कि कल को अगर मुझे जो पैसे चाहिए थे वो तो मेरे इधर लग गए हैं। सो मुझे लगता है कि जो लोगों को समझ ही नहीं है इस रिस्क की, कि जैसे अगर मेरा रिस्क एपेटाइट ये है कि मैं 2 लाख रुपए का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है, अब 2 लाख रुपए का लॉस मैं कितनी इन्वेस्टमेंट पे बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो उसकी कैलकुलेशन, जिस तरह हम नहीं कहते हैं कि वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, कि आपको मैथ्स ही नहीं आती सिंपल, कि आपने यही कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है कि अगर 2 लाख मेरा रिस्क एपेटाइट है तो मे बी वो ट्रांसलेट होता है 10 लाख के ऊपर 20%, ठीक है। तो 10 लाख पे जब भी 20% का लॉस होगा तो वाकई फिर वो मेरा एक रिस्क से निकल रहा है, तो मुझे शायद एग्जिट ही कर देना चाहिए। तो वो जो प्लानिंग होती है, जो करना होती है, वो बहुत ज़्यादा लोग लैक करते हैं, कि किसी को ये नहीं पता कि लो रिस्क भी होता है। इवन गोल्ड को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो इमोशनली अटैचमेंट है ना, बड़ा मुश्किल काम है इन्वेस्टमेंट से उसको डिटैच करना, अनटिल एंड अनलेस के आप इस सोच से आ रहे हैं कि यार ये वो पैसे हैं जो मुझे चाहिए ही नहीं है। चाहिए का मतलब ये नहीं खुदा ना खासा कि आपने मैंने से कमाए तो आप डुबो रहे हैं उसको, लेकिन अपने इमोशनल अटैचमेंट आप उसके इन्वेस्टमेंट से डिसएसोसिएट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वाकई वो उतने पैसे हैं जिसको ऊपर जाने या नीचे आने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरह बंदे को ना ये साइकोलॉजी को बिल्ड करना पड़ेगा मार्केट में? साइकोलॉजी आपकी उसी टाइम स्ट्रांग होती है जब आपको कैलकुलेटेड रिस्क की समझ हो।
बहुत से लोग ये समझते हैं मैं ट्रेडिंग में आऊँगा, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में या स्टॉक्स में, कहीं पे भी आप आते हैं ना, सो उनकी पहली सोच ही यही होती है कि मैं 10 लाख डालूंगा और मैं करोड़ रुपए छक्का मार के जाऊंगा और रातों रात करके जाऊंगा या एक बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड में करके जाऊंगा। ये गलत सोच है, गलत अप्रोच है। फिर बहुत से लोग ये करते हैं, अपनी जॉब छोड़ देंगे, नौकरियां छोड़ के कहते हैं कि मैं इसमें आ जाऊं तो मैं बहुत जल्दी पैसे बना लूँगा और मैं उस चीज़ को कवर कर लूँगा। फिर लोग गलती ये करते हैं कि लोन लेके पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। सही है, ख़ुद तो डूबे डूबे बाकियों को भी ले डूबे। सो ये बहुत बड़ी वो है, आपके जहन में इतना प्रेशर होता है ना कि अगर मैंने इस पैसे को नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं जो है मेरा बहुत बड़ा फेलियर है। आप एक एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करके जा रहे हैं। अगेन हमारी कम्युनिटी में वो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं जो क्या कहते हैं ऑलरेडी अच्छा अर्न कर रहे हैं और उनको पता है कि मेरा कैलकुलेटेड रिस्क क्या है। मतलब मैंने उसे ट्रेडिंग के पैसों से घर नहीं चलाना। मैं ये नहीं कह रहा आप ट्रेडिंग को एज अ करियर ऑप्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम लगता है और लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती। हम नॉर्मल डिग्रीज कर रहे होते हैं 14 साल 16 साल की मेहनत के बाद, यहाँ पे वो समझते हैं कि मैं एक वीडियो देख लूँगा और उसके ऊपर जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं अगले दिन जाके करूँगा तो मैं 2 महीने के अंदर कामयाब ट्रेडर बन जाऊँगा। भाई ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर एक फील्ड है, आपको सारे डायनामिक्स समझने होते हैं, मार्केट की मूव समझनी होती हैं। आप जितनी भी किताबें पढ़ लें और जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, आपकी रिस्क कैलकुलेशंस नहीं समझ आती, सो आप वो कॉन्फिडेंटली काम ही नहीं कर सकेंगे। फिर तो फ्लूक में चल रहा होता है कि 2 छक्के लग गए, तीसरी बॉल पे फिर आप आउट हो गए। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि मैंने सिंगल डबल करके लंबी इनिंग्स कैसे खेलनी है। सही है, लो रिस्क है, मैंने हाई रिस्क पे कब जाना है, हाई रिस्क हो गया, मेरे इतने प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट्स के ऊपर मैं ज़्यादा लेवरेज लेके ट्रेड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कहेंगे लेवरेज को वो कर रहे हैं, मैं उस टाइम कर रहा हूँ जब आप बहुत स्किलफुल ट्रेडर, एक्सपर्टीज़ आपके हाथ में आ गई है और अगेन आपको ये पता है ये मार्केट से बनाया हुआ प्रॉफिट का पैसा है। अगर इसका मैं 20% लेवरेज लेके हाई रिस्क पे काम कर लूँ तो मैं और ग्रेजुअली और बहुत एक्सपोनेंशियली अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ। सो ये पूरा एक टाइम है। मेरे ख्याल में 1 साल 2 साल बिल्कुल आराम से छोटे छोटे पैसे बनाते हुए आप एक्सपीरियंस लें, उसके बाद ऐसी ग्रोथ आती है आपको खुद नहीं समझ आती। आप जब मार्केट में बैठेंगे आपको आसानी से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उसके बाद आप पैसे भी बना सकते हैं। आपको पूरे मार्केट के साइकिल समझ आ रही होती हैं, इस टाइम पैसा किस मार्केट से निकल के किधर जा रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको मैंने पिक कैसे करना है। अभी भी बहुत से लोग बहुत अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं लेकिन वो उन प्राइसेस के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा स्टॉक तो ले लिया उन्होंने, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन समटाइम्स अगर मार्केट वहीं से वो स्टॉक करेक्ट होकर 10% नीचे आ जाते, वो दोबारा फिर अगली बाइंग नहीं करते, डर जाते हैं कि यार मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं है। हालांकि आपसे ज़्यादा जो स्टेक्स लगे हुए वो कंपनी मैनेजमेंट के हैं। ठीक है, उसके CEO के सबसे ज़्यादा उसके पास शेयर्स पड़े होंगे, उसको टेंशन लेनी चाहिए या आपको टेंशन लेनी चाहिए। ठीक है, उसने तो बिजनेस चलाना है, ऑपरेशनल है, कंपनी चलती भी है, अर्निंग्स दिखा रही है, सब कुछ है। अगर वो प्राइस नीचे भी आ गई, क्योंकि स्ट्रेट अप तो नहीं जाती, हमेशा से आप फ्लक्चुएट करती है, वॉलेटाइल रहती है, विगल्स में ट्रेड होती है, मार्केट वेव्स बनाती है एंड देन ऊपर जाती है। अब लोग ये समझते हैं मैंने 500 का स्टॉक लिया तो कल ही 700 का हो जाए, फिर 15 दिन का सबर भी नहीं होता। 15 दिन हो गए, रेट इतना ही है, बढ़ ही नहीं रहा। भाई आपकी जितनी बड़ी एक्यूमुलेशन होती है ना, मैं कहता हूँ 6 महीने, साल, 2 साल, मैंने अपने स्टॉक्स रखे 2-2 साल के एक्यूमुलेशंस पे। मुझे पता था 6-7 रुपए का स्टॉक है, मुझे पता था मार्केट नहीं चलेगी, अभी नहीं ठीक, और ये स्टॉक पड़ा रहेगा, लेकिन मैं उस पर खरीदता रहा। मुझे पता था कितनी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। और फराज, जब आप बाय करने के लिए होते हैं ना, क्वांटिटी उतनी मिलती है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो बड़ा मुश्किल है कि आपको बाय करना। और मेरे लिए तो हाँ, वो बहुत मुश्किल काम है। अगर अब मुझे 30 लाख शेयर खरीदने हैं और उसमें वॉल्यूम्स ही 3-4 लाख का लग रहा है और जिसमें से मुझे मेरे पसंद के रेट्स पे नहीं मिल रहा, तो मुझे 5 से 6 महीने लग सकते हैं एक्यूमुलेशन के। ठीक है, और ये एक्यूमुलेशन वही वाली स्टोरी है जो बंदर वाली स्टोरी नहीं सुनाई थी मैंने एक वीडियो में, कि भाई एक्यूमुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, पहले आप एक्यूमुलेशन के लिए खरीदे जा रहे हैं, एक वो साइडवेज आपका एक रेंज बन गई, उसके बाद फिर जाहिर है वो रेंज ब्रेक होगी, ज़िंदगी भर तो वो उस पे नहीं रहेगा अगर कोई कंपनी चलती हुई है, ऑपरेशनल है। उसके बाद अभी गोल्ड एक्यूमुलेशन में था और 45 डेज़ की उसकी एक्यूमुलेशन कंप्लीट है, उसके बाद अब रैली करना शुरू हो गया। ठीक है, अब लोग शॉर्ट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, गलत डायरेक्शन में ट्रेड पिक कर रहे हैं। तो हम कम्युनिटी में, मैं अपनी बार यही कह रहा था कि भाई शॉर्ट नहीं करना, लॉन्ग करो, ये ब्रेकआउट है और वो करें। अभी बहुत अच्छी हमने ट्रेड पकड़ी भी है उसकी। और आई थिंक मैं भी अपना जर्नी, जब मैं खुद अपनी हिस्ट्री देखता हूँ ना, कि स्टॉक मार्केट पे जब इन्वेस्टेड था, मैंने तो 3 साल तक 10 लाख से ऊपर डाले ही नहीं, और ये वो पैसे थे जो मुझे नहीं चाहिए थे।
इसी दौरान मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, आईटी का स्टार्ट किया, फिर जो ग्रेजुएटी कंपनी की जो 10 साल की उससे आई थी, स्टॉक मार्केट भी नहीं डाले था, इन्वेस्टेड मैं 3 साल, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस तरह उस पर थी कि कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ कि यहाँ से पैसे बन सकते हैं। खैर जब मुझे रेस्टोरेंट वाले बिज़नेस से सही लॉस हुआ ना, फिर मुझे समझ आई यार अब मैं अपने बिज़नेस पे फोकस करूं। बिज़नेस को फोकस करने के लिए अमार का कोर्स लिया कि यार इसको समझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। स्टार्ट ही उसने किया जी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैं म्यूचुअल फंड समझ के पहले अपना लॉस याद आया कि यार इतना लॉस कर दी, ये तो इतना आसान काम था बनाने के लिए। फिर प्लेटफॉर्म बिल्डिंग स्टार्ट की, तो उसके बिल्डिंग के वक्त मुझे समझ आई यार ये कितनी बड़ी चीज़ थी जो कि हमारे सामने भी थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि उसको प्ले कैसे करना है। एंड वो जो पहले 6 साल का एक्सपीरियंस और फिर प्लेटफॉर्म के बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस, फिर पूरा का पूरा कोविड के बाद से 2023 कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे मेरा पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, विद कॉन्फिडेंस इन्वेस्टेड नहीं था कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ वो वाकई जेन्युइनली ठीक है या नहीं है। यहाँ तक कि वीडियो, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं है जब आपकी स्टॉक मार्केट 40 पे हो या फिर 50 पे हो या फिर 70 पे हो, या फिर पॉडकास्ट में आप आगे बता रहे हो जी अच्छा टाइम है आपको बाय करने का, क्योंकि हमें समझ आती है लोगों का पैसा है, लोगों को भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जितना इन्वेस्टेड आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे उतना लॉन्ग टर्म पे आपको बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म जब हम देखते हैं कि ये साल या अगला साल या 3 साल, मुझे लगता है कि एक बंदे को जब तक एक स्टॉक मार्केट पे बुलिश का एक्सपीरियंस, फिर बेरिश का एक्सपीरियंस और फिर बुलिश का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो तब तक मार्केट के पूरे साइकिल को समझ ही नहीं सकता। ये थ्योरेटिकली आप वॉरेन बुफे की बातें नहीं कर सकते हैं, ख़ास तौर पे हमारी मार्केट्स के ऊपर, कि यहाँ पे एकदम मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। वहाँ पर ही कंपनियाँ कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड दे रही हैं, उस डिविडेंड से आप कितना बेनिफिट उठा सकते हैं बाय बीइंग जस्ट इन्वेस्टेड। तो मेरे ख्याल में जो इमोशंस हैं ना, वो ट्रेन बाय बुक्स नहीं होंगे, बाय इन्वेस्टमेंट होंगे। और इन्वेस्टमेंट आप उतनी ही करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने भी इसी तरह स्टार्ट किया, हमने भी उतनी ही की, और बाय द टाइम वाकई जब 2023 में मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था तो हमें एग्जैक्टली पता था कि ये जो रैली अब आने वाली है ये बहुत अच्छी रैली होगी लोगों के लिए भी। हाँ, अब यहाँ 1.90 तक जाएगी, 2 तक जाएगी, 2.35 जाएगी, वो टेक्निकली आप प्रोजेक्ट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी पॉजिटिविटी को रख सकते हैं कि जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं वो फंडामेंटली अच्छी है, वो आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी लॉन्ग टर्म के ऊपर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में यही चीज़ लोग मिस कर रहे हैं कि वो शॉर्ट टर्म के ऊपर आते हैं। जिस तरह आपने बात किया, मैंने अभी भी देखा है, एक भाई के पास मैं गया, वो कह रहा है जी $10,000 है मेरे पास, लेकिन मैं 1,000 पे ट्रेड करता हूँ। मैं कहा कितनी दफ़ा 1,000 वाला उड़ा चुके हैं, 4 कर दिए, 6 अभी रहते हैं। मैंने कहा तुम यही चीज़ 10 के ऊपर रह कर रिस्क थोड़ा रहकर थोड़ा प्रॉफिट कर लेते, तुम्हें क्या ज़रूरत है लो रिस्क को लेकर लिवरेज ज़्यादा करते हो, फिर जाके उसके ऊपर थोड़ा सा लॉस होता है तो सारा कुछ उड़ा देते हो। तो लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं अपना प्रॉफिट ही कम कर लूँ, ताकि मैं रिस्क भी कम करूं, ताकि मैं रिटर्न भी और हो। मैं तो ये कहता हूँ उस प्रॉफिट के ऊपर आप फिर काम कर लें ना, जो प्रॉफिट आ गया उसके ऊपर आप रिस्क ले लें। एक्चुअली आप वो $1,000 डाल के आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं, मेंटली भी आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, सही है। और उसके बाद हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, फिर आप स्ट्रगल करें। देखिए मेरे लिए ना स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में देखता हूँ। और मैं खुद जब आया था ना पहले दिन स्टॉक्स में, तो मेरे लिए यही था कि यार मैंने जो शर्ट पहनी हुई, अगर वो गुल अहमद की है आइडियाज़ की, मैं इसको क्यों नहीं ख़रीद रहा। अगर मैं उस प्रोडक्ट को पसंद करता हूँ, मेरे पास जिस कंपनी की गाड़ी है मैं चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ रोड पर भी है, इसका ये मतलब है लोग ले रहे हैं। हम नेशनल फूड्स की इतनी एग्जांपल देते हैं, अगर मैं उसको खा रहा हूँ, उसका कोई प्रोडक्ट मेरे घर में केचप आ रही है, उसके मसाले आ रहे हैं या कुछ भी है, तो जब तक मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि मार्केट में प्रोडक्ट है और कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी तो सेल्स तो बढ़ेंगी ना फिर। या सेल्स अगर चलें स्टैगनेंट भी रही तो कंपनी तो ऑपरेशनल है, जब हालात बेहतर होंगे इन्वेस्टर भी आ जाएगा, शेयर प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। तो मैं तो इस नियत से देखता हूँ, मुझे सिंपल जो बिज़नेस समझ आता है ना, जैसे मुझे सीमेंट समझ आता है, स्टील समझ आता है, स्टील में तो मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली हुई, लेकिन समझ आ रहा है कि यार हाँ ये प्लांट लगा हुआ है सीमेंट का, आप कहीं भी चले जाएं, साउथ में चले जाएं, नॉर्थ, आपको कोई ना कोई एक अच्छा सीमेंट प्लांट नज़र आ जाएगा जिसके बाहर ट्रक लगे हुए होते हैं। तो इसका ये मतलब है यार बिज़नेस है, हो रहा है, काम हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि इस प्राइस के ऊपर आपने उसको जाके ख़रीदना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से के इन्वेस्टर हैं कि यार आप किसी भी प्राइस पर ख़रीदेंगे और अगले महीने फिर सैलरी आएगी, फिर मैं थोड़ा सा ख़रीद लूँगा, जिसको हम सिप कहते हैं, अगर आप उस स्ट्रैटेजी से जाते हैं वेल एंड गुड, आप उस तरह भी जा सकते हैं। कंपनी तो खड़ी हुई है ना वहीं पे। मसला तब होगा जब काम ख़राब हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें आप लोग मीज़ान बैंक ख़रीदते हैं,
अब आप मिज़ान बैंक के क्लाइंट हैं, आपने उनको अपने पैसे दिए हुए हैं जो उनके अकाउंट में रखे हुए हैं, आपको इतना ट्रस्ट है उनके बिजनेस पे कि आपने जमा पूंजी अपनी ज़िंदगी भर की उसमें बैंक अकाउंट में रखी है, तो अब उस कंपनी के उस बैंक के शेयर्स क्यों नहीं लेते? सोचने वाली बात है ना कि आप उसके बेहतरीन क्लाइंट है, आप जब उनकी आपने थोड़े से पैसे रखे, आप उनकी ब्रांच में जाएंगे, वो आपको अच्छा प्रोटोकॉल भी देंगे, कॉफ़ी भी पिलाएंगे, इसका ये मतलब है कि आपके पैसे वो ब्रांच मैनेजर नहीं रखने देगा आपको, हाँ इन्वेस्ट नहीं करने देगा क्योंकि उसको अपने KPIs मीट करने। बट स्टिल अगर आप उस बैंक के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी तिजोरी है, तो उस तिजोरी के ऊपर आप क्यों नहीं फिर उसके स्टॉक्स खरीदते? ठीक है, तो ये है जिस दिन वो बैंकिंग ऐप बंद हो गई, भाग गया या ब्रांचेस बंद होना शुरू हो गई, तो समझ आए बिजनेस ठीक नहीं है, पैसा निकाल लें। और बाय द वे बैंक्स में ये है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता बैंक में कुछ होगा तो सिर्फ आपका 2.5 लाख रुपया सिक्योर्ड है, बाकी उसके ऊपर जो होगा वो लॉस ही होगा। उससे होगा नहीं, वैसे मैं शेयर्स खरीद ले, शेयर्स रख ले, ज्यादा बेनिफिट है। नहीं, वो अभी आपको ईमेल आ जाएगी ये कैसी बातें कर रहे हो मिज़ान बैंक के बारे में, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैंने तो बड़ी वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, यार यहाँ पे पैसे रख रहे हो, आपने जितने भी वो पोर्टफोलियोज दिखाए हैं जो सब में मिज़ान बैंक टूर्नामेंट में और इसमें उसमें आपने सब में मिज़ान, और अच्छे अच्छे रेट्स पे आप। और मैं कह रहा हूँ फराज, इतनी वीडियो से मुझे बेनिफिट नहीं हुआ जितनी उस वीडियो को डेमोन्स्ट्रेट करके इन्वेस्टमेंट से हुआ। आपको पता है 250% का एक में प्रॉफिट चल रहा है, 1,86,000, और आपने रियल टाइम लिया हुआ है। सर मैं SFEL में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि आपने बाय कैसे करना है। मैंने कहा 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक मैं बाय क्या कर रहा हूँ और एक मैंने बाय ब्रोकर के अकाउंट पे कैसे करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें लोगों को करती हैं कि कितना मुश्किल काम है ब्रोकर पे जाके लेना। मैं मिली सेकंड की गेम है और आपको। अच्छा, ये वीडियो YouTube पे फ्री में थी और किसी ने नहीं ली होगी, किसी ने भी नहीं उसको, वो फ्री थी ना इसलिए। 65% का नेट प्रॉफिट ऑन द पोर्टफोलियो लेवल चल रहा है, जहाँ पे फिर लोग करते हैं जी हमने 30% का प्रॉफिट किया तो बड़ी बात कर ली। और वो अगेन, और मेरा ऑब्जेक्टिव पता क्या था, मुझे ये पता था कि इनमें से अच्छा मेरा अगर उस आइडिया को समझे ना, मैंने सारे सेक्टर्स के दरमियान कंपटीशन रखा, करते 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 आखिर में जो 8 कंपनीज आई ना, मैंने कहा ये जो 8 कंपनीज है ना वो 8 डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज हैं। उन 8 कंपनीज के अंदर 12.25% ईच, जो कि 100% बनता है, मैंने इक्वली 10 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया। अच्छा, मुझे पता था कि इसमें से 2 सेक्टर नहीं चलेंगे, 2 जो हैं वो नॉर्मल होंगे, 4 अच्छे चल जाएंगे। तो मेरा रिस्क भी बैलेंस था क्योंकि मैं डाइवर्स इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, डिफरेंट सेक्टर्स में था, और मुझे ये पता था कि एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट ही होगा, और मैंने प्रॉफिट ही किया। मेरे 3 टूर्नामेंट कराए हैं, एक सरमाया टॉप 5 तो एक सेपरेट है, 4 वीडियोस में प्रॉफिट चल रहा है, और उस सारे प्रॉफिट का बेनिफिट ये। और अगेन जो मुझे फराज सबसे खुशी हो रही है ना, वो उस पे हो रही है कि कार फाइनेंसिंग नहीं चल रही, उसके पर भी मेरा लॉस यार, वो आपकी बहुत बेहतरीन केस स्टडी हो जाएगी अगर वो लॉस में भी चल रहा है और आप जेन्युइनली आके उसमें बता रहे हैं, मतलब कुछ फेक नहीं है कि ये देखो मैंने खरीदा और मैं लॉस में भी हूँ, ठीक है। उसका जो एंड रिजल्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा होगा। और मैं आइडिया ये नहीं बताना चाह रहा, मेरा आइडिया जो मैं देना चाह रहा हूँ ना, कि मैंने 36 महीने को प्लान किया है, और मैंने जब स्टार्ट किया था, जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर थी, सितंबर अक्टूबर की बात है, मैंने ये भी नहीं किया कि मैंने 100% स्टॉक मार्केट में किया हो। मैंने 25 से 30% लो रिस्क में रखा, और मैंने बताया कि यार ये वो पैसे हैं जो कि 6 महीने में हमें हमारे रेंटल की इंस्टॉलमेंट के पैसे देने हैं। तो इन केस स्टॉक मार्केट अगर ऐसी पोजीशन में ना हुई तो मैं यहाँ से पैसे नहीं, मैं शॉर्ट टर्म से निकालूंगा। अच्छा, मुझे क्या पता था US ईरान की वॉर हो जाएगी, ईरान की वॉर होगी तो स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, तो ऑल ऑफ ए सडन ना मेरी इन्वेस्टमेंट टिल मई तक सिक्योर्ड थी, क्योंकि मैंने 6 महीने मई तक जाते थे। फिर मैंने बड़े तरीके से जब बाउंस आता था, कुछ आता था, तो मैंने अगले 3 महीने 6 महीने करके, अभी भी वहाँ पे 18 एपिसोड, अभी तो सिर्फ मैंने 10 इंस्टॉलमेंट दी हैं, 26 एपिसोड रहती हैं। और मैं लोगों को बताना ये चाह रहा था कि रिगार्डलेस कि ये प्रॉफिट में जाता है कि लॉस में जाता है, सिर्फ ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने का कि हमारे हर पोर्टफोलियो पॉजिटिव में नहीं होते, कुछ नेगेटिव में भी होते, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि वो पॉजिटिव में बाद में आ जाए। तो वो जो पोर्टफोलियो की गेम है ना, जो ज़र पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो इसीलिए बनाई हुई है। और अभी भी मैं उसको बहुत ही हाईली ट्रेडेड वैल्यू पे नहीं देख रहा। अभी जैसे पहले आप ही की कॉल पे मैं देख रहा था, मेरे से मिस हो गया कि वो 50 पे मुझे याद नहीं रहा, मैंने फिर अगली वीडियो में यार 50 क्रॉस करेगा ना तो मुझे पता चल जाए। अब पहले अगर 50 क्रॉस कर लेता है ना तो मुझे पता है कि उस पर 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब 1,40,000 का प्रॉफिट प्लस 50,000 ऑलरेडी रियलाइज प्रॉफिट चल रहा है, तो 2 लाख रुपए का क्वेश्चन मेरे साथ मिल चुका है कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल एवेंशन नहीं चला तो उस पर क्या प्ले आउट करना है, अगर चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी चला तो मैंने उसको कैसे बैलेंस आउट करना है विद द प्रॉफिट। अभी आपके पास आपने 10
इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं, अभी आए 26 की बारी, 26 है। यू नेवर नो यार, कोई ऐसे 45 दिन आए कि जो आपने स्टॉक खरीदा हुआ है वो 2x हो जाए, तो वो हो जाएगा। तो मैंने उसको उसी तरह करना है। अच्छा खैर, मैं जो बताना चाह रहा था कि स्टार्टअप जो मैंने स्टार्ट किया था ना, उसका मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमें पता है, आप इस जर्नी में साथ ही रहें, कि हमें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। मैं फंडिंग के लिए जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, ये जो टिल द टाइम वी मेड फर्स्ट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट प्रॉफिट था ना, फिर मैं जब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ ना, कि एक कंपनी जैसे वेंसियन ही ले लें, प्रॉफिटेबल कंपनी, ठीक है, अगर वो इतनी करती 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 नीचे लेवल के ऊपर आई है, तो उन कंपनी को उस लेवल पे जहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस का वो रेवेन्यू कर रहे हैं, कितना अरसा लगा है, और उस अरसे की एफर्ट को हम शेयर की प्राइस में देख भी नहीं सकते। जैसे मैं बताऊं कि आज मैं अगर आपको कहूँ ना कि मैं आपको 10 बिलियन रुपया दे रहा हूँ, आप बताएं ज़रा एक प्रोडक्ट बनाएं जो नेशनल फूड को रिप्लेस कर दे। नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, बहुत टाइम, क्योंकि वो जो एफर्ट एक कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बिल्डिंग में बनती है। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट आने वाला है सरमाया की रिप्लेसमेंट है। मैंने कहा यार, हमारे 9 साल की एफर्ट है एक ब्रांड को यहाँ बनाने की। कोई बंदा सालों साल, हाँ हम बहुत ही नालायक हुए ना, सही करे, तो वो रिप्लेसमेंट तो ऑल ऑफ है ना, हम तो एफर्ट इसीलिए करें कि अपना लेवल वहाँ पे रखें। लेकिन जो ब्रांड्स आपके पास पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में अवेलेबल हैं, अगर आप इसको इस नज़र से देखें कि इसको यहाँ तक आने के लिए कितनी टाइम, एफर्ट और मनी लगे हैं, और फिर आप उसकी शेयर की प्राइस को देखें, यार मुझे तो ये इतने कम पैसों पे मिल रहा है, इस पे तो एफर्ट नज़र भी नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे मुझे भी याद है, मैंने जब नेशनल फूड पहली दफ़ा लिया था ना 2022 में, ऑल टाइम हाई 350 रुपये पे लिया था, और मुझे पता था कि ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन मैंने नियत की थी कि ये मैंने सिप करना है इसके ऊपर। 350 से वो चला गया 340 का हाई है इसका, कि वो मुझे ऑलरेडी 6-7% दे रहा था, लेकिन मैं निकला ही नहीं। मैंने कहा नहीं, सिप करना है। मुझे भी याद है 25% बोनस, 25% डिविडेंड समथिंग वो देते रहे। प्राइस नीचे आ गई 350 से 340, फिर एक्स बोनस होकर 260-70 पे आई, करते करते 210 पे आई। पहला मैंने 500 शेयर लिए थे, फिर मैंने 500 शेयर और लिए कि यार 210 पे आई है, तो मेरी एवरेज प्राइस ना कहीं 220-30 पे 40 पे चली गई। 180 पे गया, मैंने 500 शेयर और लिए। वो 100 पे चला गया, मैंने 500 शेयर और लिए। जब वो 80 पे गया, 86 पे भी मैंने 500, तो मेरी एवरेज प्राइस ओवरऑल 140 रुपये पे आई। लिया मैंने 350 पे था। अब आप जो इसमें से काफ़ी लोगों को मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि आज वही 400 रुपये पे है, मेरा प्रॉफिट 100% से ऊपर है। ऑन टॉप ऑफ इट कि उसने मुझे 70,000 रुपये का डिविडेंड ऑन टॉप ऑफ इट दिया हुआ है। तो मैं जो ज़र बनाया है ना, वो मैंने इसी कॉन्सेप्ट से बनाया था कि आप विजुलाइज कैसे कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कैसे हो। हम हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को लॉसेस से करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि नेशनल फूड इतनी अच्छी कंपनी थी कि आज 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हम हमेशा इसी तरह कहते हैं कि मैंने जो नेशनल फूड लिया हुआ तो उससे 30% का लॉस चल रहा है, तो मैं एवरेज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी ये थी कि मेरा तो लॉस में चल रहा है, मैं नीचे करूंगा तो क्या हो जाएगा। इसमें यह समझना ज़रूरी है कि जिस कंपनी पे आप ये अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छी कंपनी हो, और आपको पता है फंडामेंटली अच्छी कंपनी हो। अगेन आप वाली बात कि वो अगर मैं घर में यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छी कंपनी होगी, मैं उसके खुद पैसे दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना लोगों को विद पैसेज ऑफ टाइम समझ आएंगी, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और एक चीज़, चलें अब हमारी ये तीसरी एपिसोड है हर 14 अगस्त पे। एक चीज़ जो सबसे अच्छी है ना, जो सरमाया की यूट्यूब के ऊपर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे होते हैं अपने रियल फंड्स के ऊपर। बाकी जो हैं मेरे ख्याल में वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके लैग कर रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल बातें कर रहे होते हैं। सो मैंने तो प्रूव किया है काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस के ऊपर, ये 3 साल पहले इन्वेस्ट किया, आप लोगों को बता के किया था, अब मेरे इतने रिटर्न्स हैं, यही आप भी कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है ना, ये बाकियों में बड़ी कम है, और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कि इसको ना लोग आके बीट करें। हमारी कॉपियाँ निकल आती हैं बहुत ज़्यादा कि ज़र बना दिया, हमारी स्टूडेंट होते हैं, बनाते हैं, अच्छी बात है, खुशी होती है कि उनको इस काबिल बना दिया, वरना ए फॉर एप्पल भी नहीं पता होता था, इस काबिल बना दिया। और इतने हमारे स्टूडेंट्स मार्केट में बैठे हुए हैं, वो सिग्नल्स भी बेच रहे होते हैं, फिर इस तरह का कर रहे होते हैं। सो हमें तो कभी भी फील ही नहीं हुआ कि यार कोई कंपटीशन भी है मार्केट में। और अब इसके बाद जो अब मैं करने लगा हूँ वो फिर अलग ही चीज़ है, वो फिर वो चेज़ नहीं कर सकते लोग अभी, क्योंकि हमने बुल्स एंड बियर्स ख़त्म किया, और अगेन उसका इफेक्ट आप पे नज़र भी आ रहा है। आपने काफ़ी वजन लूज किया यार, ब्रेक ज़रूरी थी, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अब मैं ये कह रहा था कि हमने ट्रेनिंग भी बंद की थी, और मैं ट्रेनिंग पे इसीलिए आना चाहूँगा कि दिस वाज वेरी हाई इन डिमांड ट्रेनिंग। ये इतना आसान काम भी नहीं है इसको बंद करना। इस ट्रेनिंग के बंद करने के पीछे रीज़न कहती है, अगर आप ही बता दें, और इसका आगे का क्या प्लान है। ज़िंदगी आसान करना चाह रहा हूँ बाकी सबकी, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में इतनी आसान ज़िंदगी हो जाएगी। और इतना ये मैं बता दूँ कि कोई कंपटीशन में नहीं आएगा फ़िलहाल,
ठीक है, जो लोगों को ये लगता है ना कि इनको देख के हम कॉपी कर रहे होते हैं हमारे आइडियाज़ और ये वो सब कुछ ना, तो पीछे रह जाएंगे वो भी। और बाकी जो फॉलोअर्स हैं हमारे, वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उनकी बड़ा ज़िंदगी गैप ले आए आप बोल्स एंड बियर्स ना होकर। पहले तो मैं देखता था काफी लोगों की वीडियोस आती थी कि ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको यहीं से बाय करें। वो बहुत बहुत लोग फॉलो करते थे। और वहीं से वो वर्डिंग्स उठा के ना वो एग्जैक्ट कॉपी रिकवरी कॉपी कर रहे होते थे। अच्छी बात है यार, अगर सीख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बस ये होता है ना कि यार अगर सीख रहे हैं ना तो बताएं तो सही वहाँ से, फिर वो पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। और बहुत से लोग हमारे ही प्लेटफॉर्म से आके अपने आप को ब्रांड कह रहे हैं या वॉरेन बुफे कह रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में टाइम है अभी उन सबको भी। दूसरी ये चीज़, जो प्रोडक्ट अब आएगा, ये जो मैं जिसके ऊपर अब काम कर रहा हूँ, वो जितने हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको, और जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, एक चलें सब समझे अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में सबकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। नहीं इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल में जो एक अच्छी चीज़ हमें बोल्स एंड बियर्स में एक्सपीरियंस करने को मिलती थी कि क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन विद द राइट फंडामेंटल एंड द टेक्निकल नॉलेज। उसमें इतना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड, गोल्ड का 78-80% विन रेट, और ये बता के आप रियल मार्केट के साथ कर रियल मार्केट्स के साथ। और मज़े की बात, उनके ऊपर हमारी असली ट्रेड्स भी चल रही होती है। 80-82% में ख्याल में स्टॉक्स का था, क्रिप्टो का भी इतना अच्छा था। सो ऐसी कोई भी मार्केट में कोई बंदा नहीं है या कोई ऐसी टीम नहीं है जो पर्टिकुलरली एक ही शो के अंदर 3 मार्केट्स कवर कर रही है ग्लोबली, एंड देन उसके ऊपर स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करके दे रही है और उसके ऊपर विन रेट अच्छा आ रहा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारी तरह की ट्रेनिंग्स तो बना ली उन्होंने, वो सिर्फ PSX के ऊपर कर रहे होते। एक मैं शेयर बताऊं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एकदम याद आया। एक भाई ने ना लिंक्डइन पे हमारे ट्रेनिंग से रिलेवेंट एक फीडबैक दिया हुआ। कह रहे थे कि मैं इनकी ट्रेनिंग में गया तो मैं इतना परेशान हो गया कि इतनी महंगी ट्रेनिंग मैंने इनकी ले ली, और उस ट्रेनिंग के अंदर मैं पहला बंदा नहीं था जो कि मैं तो पहली ट्रेनिंग पे इतना वो गा रहा था। मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सुना कि एक बंदा तीसरी ले रहा है, एक बंदा दूसरी ले रहा है, तो मैं परेशान हो गया, यार मैं पहली पे इतना घबरा रहा हूँ, ये दूसरी तीसरी क्यों ले रहे हैं। तो वो जब कहता है यार अब मैंने कोर्स ख़त्म किया और अब मुझे समझ आई है कि यार जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे इसकी वैल्यू बाय रैक करनी समझ आई। और मैं उन लोगों को जो कि बड़ा हमारे बारे में बहुत महंगी है, लिटरली मैं लिख के बता सकता हूँ कि ये ट्रेनिंग अगर आप इसकी ट्रू वैल्यू समझें, शायद हाफ तो बहुत ही ऊपर की है, ये 1/3 ऑफ द वैल्यू पे भी नहीं मिल रही है। लोगों को इन्वायरमेंट नहीं समझ आ रहा। फराज, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को लगता है कि कैपिटल की बहुत सख्त ज़रूरत है, कि पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। नॉलेज को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में तो नॉलेज के बगैर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। यार लेक भाई, मैं तो ज़ीरो हो चुका था। मेरी स्टोरी अगर किसी ने जाननी है, 2-3 पॉडकास्ट है। मैं तो जाता नहीं हूँ पॉडकास्ट में, क्योंकि ना टाइम है ना दिल चाहता है कि जाके क्या वही बातें करता रहूँ। इस तरह करेंगे तो 20 साल में ऐसा हो जाएगा, फिर 30 साल में ऐसा हो जाएगा। ये नहीं करना भाई मुझे। दूसरा, अपनी स्टोरी बार बार जाके क्या रिपीट करूँ, और अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो शुरू भी नहीं हुए। सही है। तो मेरी एग्जांपल है, मैं $100 से शुरू हुआ था। मैं ज़ीरो होने के बाद पता नहीं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया 2014 के टाइम का 104-105 पे डॉलर था उस टाइम ज़ीरो करने के बाद। और मैं टोटली स्किल्स के ऊपर, मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली। और स्किल्स को मैं अगर डिफ़ाइन कर लूँ, मुझे अभी भी याद है कि एक आपका इंटरनेशनल मार्केट्स में आपका क्या होता था, लोग फंड्स स्ट्रैटेजी मैनेजर के पीछे। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं फराज को मिला था तो फराज के 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजी अकाउंट, जरा कोई नाम याद है यार? मेरे ना टॉप 10 में ना टॉप 8 थे। टॉप 8 फराज के चल रहे थे, टॉप 8 मेरे थे। तो कितने पैसे आपके अपने? ये तो खबीसों ने हैक वैक करके मेरा वो अकाउंट्स खत्म कर दिए, वरना वो क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड था। और ये मेरे स्टूडेंट्स। और अच्छा फराज, उसकी एक अकाउंट के पीछे कितनी इन्वेस्टमेंट थी और एक अकाउंट के पीछे का रेवेन्यू? यार मैंने ना वो एक अकाउंट, खैर वो तो बाद में तो पैसे आ गए थे, तो $1000 की मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट थी और उसके पीछे मेरा $1 मिलियन के फंड्स लगे हुए होते थे। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं उस 1000, मैं कुछ नहीं करता था, मैं उस 1000 को ना सिर्फ महीने के ना 1100 कर दिए, यानी कि $100 बना दिए, 10% रिटर्न। तो वो $1 मिलियन जो पीछे फंड्स लगे होते थे ना, वो 1.1 मिलियन हो जाते थे। सही है। और वो जो स्ट्रेटेजी मैनेजर में जो आपका प्रॉफिट शेयर था वो 30% था। $30,000 इन्वेस्टमेंट ऑफ $1,000। अब ये स्किल्स थी स्ट्रेटेजी मैनेजर। और ये अभी भी है।
MQL5 के ऊपर जाएंगे तो आपको क्रिप्टो पे बहुत है अभी, क्रिप्टो के अंदर आप देख रहे होते हैं, बाइनेंस पे मैं उसने देख रहा था कि इसको फॉलो कर लें, यहाँ पे बन जाएगा। सो मैंने तो लुट मचाई हुई थी उसके ऊपर, और मेरा तो दिल नहीं चाहता था कोई और काम करने का। अच्छा, ये अक्ल कब आई कि यार इसके लिए तो पैसे नहीं चाहिए? यार ये जब आई, जब मैं जीरो हो चुका था, जीरो होने के बाद मैं टूर्नामेंट जीता, पैसे आए, वो जाहिर है वो तो लोन के थे, वो वापस हुए। फिर उसके बाद ना उन दिनों MQL5 के ऊपर, जैसे आजकल आप देखेंगे क्रिप्टो में बाइनेंस और बायबिट के ऊपर स्ट्रैटेजी मैनेजर्स हैं बेतहाशा, तो उस टाइम ना MQL5 पीक पे थी क्योंकि फॉरेक्स का ज़माना था। तो मैं जब देखता था जो टॉप पे चल रहा है ना बंदा, उसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी एक होती है, आप स्ट्रैटेजी मैनेजर से प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं, वो अलग काम है। एक होता है कि सिग्नल सेलर्स हैं आप, लेकिन करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो जो अकाउंट में आपकी ट्रेड लग रही है वो बाकियों में भी जाएगी, तो वो चार्ज करता है $30 पर मंथ। तो उसके पीछे ना $60,000 की सब्सक्रिप्शंस लोगों ने दी हुई थी, और उसका अपना अकाउंट $2,000 का था। अच्छा। अब मैं सोचूं यार ये क्या रिटर्न्स हैं कि आप $2,000 पे सिर्फ 10% बना के दे रहे हो। फॉरेक्स में 10% कुछ नहीं होता, अगर आप 5 भी कर रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे तो वो भी बहुत अच्छे हैं, लोग उसके पीछे भी इन्वेस्ट करते हैं। 5% का ये मतलब होता है कि साल के आप 60% पे चले जाएं। वो और बात है कि इन स्ट्रैटेजीज़ की लाइफ नहीं रहती, इसीलिए वो MQL5 के ऊपर जो सेलर्स थे वो डेड हो गए। वो बार बार रीबॉन्ड होते हैं, नए स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं, लेकिन जो एजिंग होती है ना किसी भी बॉर्ड की या सिग्नल सेलर की ना, वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई सिग्नल सेलर 10 साल पुराना नहीं मिलेगा, और अगर हो भी तो पैसे बना के ना वो मार्केट से अपना पेट भर के निकल चुका होता है, वो क्यों इतनी मेहनत करे किसी के लिए। तो जब मैंने देखा कि $2,000 रखे हुए उसने और $60,000 की सब्सक्रिप्शन है, वहीं पे मुझे समझ आई, मैंने कहा यार ये काम है ना करने वाला, ये स्किल्स हैं कि आप फंड मैनेजर बन रहे हो और आप परफॉर्म करके दिखा रहे हो, आपके स्टैट्स बनेंगे तो आप टॉप 10 में आओगे। स्टैट्स आपके बने, आप टॉप 10 में आए कि आप पिछले 1 साल से क्या कर रहे हो, 2 साल से क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं था कि मैं रातों रात गया और मेरी पहले दिन ही सब्सक्रिप्शंस आना शुरू हो गई। 6-6, 8-8, 9-9 महीने मैं कंसिस्टेंट रहता था, 4%, 5%, 10% बना रहा हूँ, लॉस नहीं शो कर रहा, यानी कि कट करके। और उसके बाद वो 9 महीने 10 महीने के बाद जो मेरा वो था ना ट्रांजिशन जो थी, वो इतनी ज़बरदस्त हुई कि मेरे, और मुझे ये पता था ये जो एजिंग वाली बात थी ना, उसके ऊपर रिसर्च थी मेरी। अच्छा, आदत तो थी रिसर्च करने की, रिसर्च थी मेरी, तो मैं देखता था यार ये 2008 से चल रहा है, मैं 2017-18 में बैठा हूँ, 10 साल हो गए, कोई मुझे 10 साल पुराना बंदा क्यों नहीं मिल रहा। तो जब मैंने उसको देखना शुरू किया तो मैक्सिमम ये 1.5 साल 2 साल कोई फ्लैश क्रैश आ जाता है, जाहिर है लेवरेज वाली मार्केट्स हैं, ड्रॉ डाउन हिट हो जाता है, तो वो जैसे ही ड्रॉ डाउन लंबे पड़ते हैं ना 30% 40%, तो आपकी रैंकिंग नीचे चली जाती है। सो जिनकी एज इतना बचा के चल रहे हो ना, तो उनकी एज कम होती है। तो वो मैंने ये सोच लिया था, पता था मुझे कि यार कहीं ना कहीं ड्रॉ डाउन तो होगा, तो मैं मल्टीपल अकाउंट्स अपने ऑल्टरनेट प्लान्स में रखता था कि यार एक अकाउंट है तो डाइवर्सिफाई दूसरा होगा, उसके ऊपर मैं कुछ और ट्रेड कर रहा हूँ, या अगर मैं सेम पेयर भी कर रहा हूँ या सेम एसेट भी कर रहा हूँ, गोल्ड कर रहा हूँ, तो मैं फिर एक हफ्ता उस पर करूँगा, एक हफ्ता दूसरे पे करूँगा। तो मैं बहुत स्मार्टली करते हुए ना, इस तरह मैनेज करते हुए मैं उधर तक पहुँचा। MQL5 पे मुझे बहुत अच्छा मज़े की बात, अब MQL5 में पाकिस्तानी तो अलाउड थे ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मेरे भाई होते हैं US में, मैंने उनके नाम से MQL5 किया और उसके ऊपर मैं सिग्नल सेलर बन गया। तो उसमें पहली 8-9 महीने के बाद मेरे कोई सब्सक्रिप्शन से पैसे आए $4,000। अब मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार क्या बात है, $4,000 आए हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी मैनेजर्स की से अलग आ रहे होते थे, तो वो $4,000 मैंने भाई को कहा एक लैपटॉप ले आना, एक ये कर देना, एक अच्छा उनको पूरी लिस्ट दे दी। अब वो उन्होंने जब विड्रॉ किया वहाँ पे 30% टैक्स था। अच्छा, अब मैंने कहा यार 4,000 में से 1,200 तो मैंने टैक्स दे दिया। मैंने कहा फ़ायदा भी मुझे कुछ नहीं हो, तो फ़ायदा तो भाई उठाई टैक्स का। सो फिर आपकी लर्निंग होना शुरू होती है। अच्छा, बाय द वे वो अकाउंट अभी भी है और वो उन्हीं के नाम पे है, और उसके ऊपर मेरे अब मैं सिग्नल सेलर तो नहीं हूँ, मेरे अपनी मॉनिटरिंग के लिए अकाउंट्स लगे हुए होते हैं। सो मैंने उस टाइम को बहुत इन्जॉय किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मैं बताऊँ कि मेरे भाई ने ना अभी ताज़ा इस साइड पे आया है, आप ही का स्टूडेंट है, उसके पीछे ना कोई 15-20 अकाउंट लग चुके हैं। अच्छा, मैं पर्सनली भी उसको देख रहा था ना, वो कोई लिवरेज नहीं लेता, यानी कि जो फॉरेक्स के ऊपर एक लोगों के दिमाग में कीड़ा है ना कि मैंने 1,000 से $10,000 करने हैं। मैंने उसका पिछले 1.25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, 1600% का रिटर्न बन रहा है, $1,000 पे ट्रेड है, 0.05 की छोटी सी लॉट खोलता है, नीचे जाता है, फिर खोलता है, वो 3 डिफरेंट फेजेस में जब उसका 10% का प्रॉफिट होता है। बहुत डिसिप्लिन्ड है,
10% का प्रॉफिट करेगा, 1100 करेगा, $100 विड्रॉ करेगा, 1000 पर फिर आ जाएगा। मैं उसको कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ, और जिस तरीके से जब उसका एक अपना जो आप कह रहे हैं ना एजिंग, ये साल सवा साल के बाद जब उसने 2-3 जगह पे यही प्रोफाइल को रजिस्टर किया, ऑल ऑफ ए सडन लोगों ने उसको सब्सक्रिप्शन के पैसे देना स्टार्ट कर दिए कि भाई ये सो लोगों को ना स्किल से पैसे कमाने का तरीका ही नहीं पता। अच्छा, मैं इसी को आगे इसीलिए लेके जाऊंगा कि फिर आपने क्या किया कि ट्रेनिंग में तो आप, मुझे भी याद है टैम 1.0 पे फ्रीलांसिंग के ऊपर हमने प्रॉपर पूरा लेक्चर इसी और के उसमें ऊपर सारे एवेन्यूज बताए हाँ, थे। तो मैंने अपने छोटे भाई को मैंने कहा तूने जो कोर्स तूने 4 साल पहले किया था तो उसमें ये दिया होता, तो कहता हाँ मुझे था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा। फिर हमने क्या किया, अगर आपको याद हो कि आपने 13 अकाउंट लिए प्रॉफर्म के। हाँ, वो एक अलग जर्नी फिर थी। उसके बाद प्रॉफर्म्स की एवोल्यूशन थी। प्रॉफर्म आई, अच्छा स्ट्रैटेजी मैंने, अच्छा मैं इतना बेवकूफ़ था ना कि यार मैं सब पे ट्रस्ट कर लेता था, तो मैंने अपने वो 1 2 3 बैच में से जितने वॉलंटियर्स थे उनको मैंने कितने पैसे बना के दिए जब प्रॉफर्म आई, ताजमहल अकाउंट। हाँ, तो मैंने क्या किया कि वो 13, मैंने कहा ये प्रॉफर्म्स, पहले मुझे यकीन ही नहीं आया, मैंने कहा इस पर तो मैं, उसके बाद ना वो क्या कहते हैं, और मैं इतना एक्साइटेड, मैंने कहा यार मैं उधर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। थे फराज उस ग्रुप के अंदर? वो उस पे आता हूँ, पहले ये स्टोरी सुनाऊँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा वो मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त काम है, $13,000 दूंगा और $2.6 मिलियन मेरे हाथ में, और मैं बेहतरीन ट्रेडर हूँ, मैं तो ये तो चीर फाड़ दूंगा इनको। सो मैंने वो 13 अकाउंट्स इसी ऑफिस में उस तरफ हम बैठे हुए थे, मैंने लिए और मैंने ट्रेड कॉपी लगा दिया। जिस अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ बाकी 12 अकाउंट्स में वो ट्रेड्स जा रही हैं कॉपी। अच्छा मज़े की बात, मैं इतना एक्साइटेड था ना उस अपॉर्चुनिटी को देख के कि मैंने उसके कभी रूल्स ही नहीं पढ़े कि रूल्स क्या थे, कि आप एक बंदा एक अकाउंट एक लैपटॉप से आएगा, एक IP से आएगा। सो मैंने सबके वो करके 13 अकाउंट्स लेके और उसके ऊपर ना वो कर दिया। 13 अलग अलग नामों से थे, जिसमें एक शायद आपका भी था। हाँ। आपका नहीं मुझे याद, लेकिन बाकी 1-2 दोस्तों का था। तो मैंने सबके लेके ना कर दिया। अच्छा वो 3 दिन में हमने फेज़ 1 पास कर दिया। फेज़ 1 पास हुआ, मेरे साथ उस टाइम मुनीब था, हम लोग बॉर्ड्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो मुनीब यहाँ बैठा हुआ, वो लोट पोट हो रहा, छलांगे मार रहा, इधर शोर मचा रहा ऑफिस में। सो 13 वो हुए, थोड़ी देर के बाद ना मेल्स आना शुरू हुई बारी बारी सबको कि यू आर बैंड, हार्ड ब्रीच, कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो, FTM वाले बैन कर दिया। सो वो 13 वो वहाँ से मुझे समझ ही, मैंने कहा यार ये तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर दूंगा। तो फिर मैंने वो, मेरी आदत है मैं डायरी में लिखता हूँ सब कुछ ना, कि मेरी ट्रेड्स क्या थी, पता है कब शायद ये मेरे जर्नल्स में कभी पब्लिश कर दूँ। मुझे अभी याद है फराज, मेरी स्टोरी यहाँ पे ना एक स्टूडेंट आया था बिरयानी लेकर हमारे लिए गए, फराज सर आप ना बिरयानी। अच्छा वो बिरयानी खा के ना आप ही निकल के वो भी चला गया। अच्छा मुझे लगा इस बंदे की ना डायरी पीछे रह गई है। अच्छा मैंने खोल के देखा, मैं पहला वर्का खोला तो उसमें लगा आज मैंने 13 अकाउंट लिए जिसकी कॉस्ट ये थी $13,000 पे मुझे इतना लॉस हुआ। इसका मतलब है कि एक चीज जो मुझे सबक हासिल हुआ इससे कि हमेशा टर्म्स ऑफ कंडीशन पहले पढ़नी चाहिए। अब क्योंकि मुझे नुकसान हो चुका है तो अब मैं दुबई जा रहा हूँ ताकि मैं फ्रेश होकर आऊँ कि ये फिर दोबारा इसको अप्रोच कैसे करना। फिर आप दुबई निकल गए। हाँ, मैंने कोई रिवेंज नहीं लिया, मैंने बंद किया और मैं बहुत खुश था। मैंने कहा यार ये तो मैं क्या अपॉर्चुनिटी आई है, जो स्ट्रैटेजी मैनेजर्स में 9 महीने के बाद 10 महीने के बाद में मेरे हाथ में फंड्स आ रहे हैं, या आ भी ज़रूरी थोड़ी था कि आ रहे हैं, गारंटी थोड़ी है, यहाँ तो मुझे गारंटेड फंड्स मिल रहे थे। सो मैंने फिर जाके एक पूरा प्लान किया। मैंने कहा जो मेरे बेहतरीन वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं वॉलंटियर करूँगा, उनको अलग लैपटॉप चाहिए थे, अलग IP चाहिए थी। मैंने डिफरेंट रीजन से 16-17 अपने वॉलंटियर ट्रेडर्स बिठा दिए और उनको सारा दिन मैं ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। सबने अकाउंट्स पास किए। मैं इतना खुश था, मैंने कहा यार ये तो मैं क्या कर दूंगा। वो 150 लोगों का वही जो बैचेस थे उनका मैंने ग्रुप बनाया। मैंने कहा तुम लोग सिर्फ 25,000 रुपया ईच। हाँ 25,000 ईच, और मैंने उनको पता नहीं 2.25 लाख 2.5 लाख इस तरह कितने पैसे बना के दिया। अब उनमें से अब मेरी भी गलती थी, तो मेरी स्क्रीन शेयर थी और उसके ऊपर कोई एक्सेल शीट के ऊपर मेरे कुछ पर्सनल क्रेडेंशियल्स थे। उन लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया है मेरा उसके बाद, तो उसके बाद से ना बंदा गया यार। और मैं परेशान, मेरे बहुत बड़े पैसे पड़े हुए एक्सचेंजेस पे, और मेरे वो जितने वो स्ट्रैटेजी मैनेजर्स वाले अकाउंट्स थे वो वॉश हुए, उसमें से पैसे चोरी हुए, निकाले इन लोगों ने। इतनी ज़्यादा मतलब एक वो बुरा टाइम देखा। तो आप
ही मुझे समझाते थे कि यार न मत कर लोगों के लिए मत कर, खुद करो ना। नहीं वो तो ये तो एक स्टोरी है ना, एक और भाई भी आए थे याद है, जिसका कर्जा चढ़ गया था 40 लाख रुपए। 40 यार उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था, और उसको मैंने उस टाइम उतार दिया था। उसका उतार दिया था। उसने कहा था ये जो अकाउंट तो मेरे नाम है ना, ये तो आपका है नहीं। माय फॉरेक्स फंड थे, माय फॉरेक्स फंड का वो था अकाउंट, और उसको मैंने ना $20,000 का पे आउट लेके दिया। मतलब मैंने ट्रेड किया, हम $20,000 मैंने, वो आया इस तरह से रोता हुआ, मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे बूढ़े माँ बाप, ये वो। तो उन दिनों ना मैं इन स्टोरीज़ में आ जाता था। मैं कहता था, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग अकेले कर रहा था ना, मैं बिल्कुल आइसोलेटेड था, मैं नहीं मिलाता था किसी से। और अब मैं दोबारा उस जोन में जा चुका हूँ दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मेरी वो आदत ही नहीं है, कोई बंदा आएगा सामने, शक्ल बनी होगी, मैं वैसे ही उसकी हेल्प कर दूंगा। तो मैंने मिलना मिलाना भी छोड़ दिया इसी वजह से कि लोग जो है ना वो इसी नीयत से आते हैं। तो उससे बेहतर है कि जो बंदा मार्केट में गैम्बलिंग करके अपने पैसे ख़त्म कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो इतना काबिल था कि उसके पास पैसे थे। उससे बेहतर नहीं है मैं उन लोगों की मदद कर दूं जिनके सर पे छत नहीं है, बेचारे भूखे हैं। हाँ। ठीक है, तो मदद करनी है उधर करो, इन लोगों की मैं क्यों करूं जो जुए में पैसा हार के आए हैं। हाँ। तो उसके ना मैंने 40 लाख रुपए वो करके दिए, और फिर उसने जो बातें सुनाई आगे से, ठीक है, वो मैसेजेस पड़े मेरे पास, और अजीब और गरीब किस्म के लोग होते हैं। फिर वो एक और लड़का था, $17,000 का पे आउट आया, वो लेके भाग गया। ठीक है, फिर आगे से कहता है तुम मुझे बताओ कौन सा लॉयर करोगे, और मेरा स्टूडेंट था और बदतमीजी कर रहा था। और बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी। लेकिन एक चीज़ है, मैं हमेशा से ये सोचता था कि यार अगर मैं इसकी मदद कर रहा हूँ ना, तो हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि 10 में से मेरे 7 एसएल्स हो गए, 3 टीपी हो गए, मुझे उस 3 टीपी का रिवॉर्ड है वो उन 7 एसएल से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब मेरी रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर मैं 10 लोगों की मदद कर रहा होता था, तो मुझे ये पता था इनमें से अगर कोई एक भी जेन्युइन केस है, तो वो नहीं, वो अल्लाह ने माशाल्लाह उसकी दुआ लगेगी, एंड देन मैं आगे बढ़ूंगा। और उसके बाद से ये जो लॉसेस थे, ये मेरी आज की पोजीशन से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैं 4 साल पहले करके आया है, 3 साल पहले करके आया, तो अब मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं उस टाइम उन पैसों के पीछे लड़ाइयाँ करता। नहीं, अगर आपकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम वही होती जो उनके पास रहती, फिर तो आप एक और सुसाइडल मोड में निकल गए होते कि पता नहीं आप क्या हो जाता। नहीं, मेरे ख्याल में फराज, ये आप लोगों का भला करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ने आप पे करम भी किया, मैं देख भी रहा होता हूँ। और मैं समझा आपको इसीलिए रहा होता हूँ कि एक मैं बताऊँ, एक याद है, एक वो पेशावर से एक पार्टी आई थी, $10,000 उनको, वो 3 भाई जो थे, 3 भाई, $10,000 उन्होंने पेशावर में किसी को दिए, ट्रेनिंग के नहीं, कि $10,000 अकाउंट पास करने के बाद अलहदा पैसे देंगे, और देयर इज़ नो गारंटी कि आपके पैसे के बाद मुझे वो होगा। और उन लोगों ने करोड़ों रुपए का उधार लिया था, वो सारी चीज़ के किसी तरह करोड़ों रुपए का उधार इस तरीके से हो जाएगा, और वो और किसी कर्जे में फंसते गए। और वो बेचारे कह रहे थे यार अब इसके बंदे के पैसे आ रहे हैं। और उनका भी याद है वो क्या कहते थे कि फिर उन्होंने क्या किया था, वो जो डबल चाला सीन नहीं था कि पहले वाले को पैसे दूसरे वाले को देती है, दूसरे वाला जो आया वो उसके पैसे कर करके ना इतने फंस गए हैं कि वो अब वो अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस चीज़ में जब कोई फंस जाता है, फिर वो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इसको देखता है एज एन अपॉर्चुनिटी कि जितना मेरे पे कर्जा है ना, वो मैं अब इस तरह की ट्रेडिंग और इससे कमाऊंगा। और यहाँ ही वो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है। लोगों को पता ही नहीं है कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आपकी ट्रेड्स का, अगर आप पे ऑलरेडी बर्डन ज़्यादा हो। ये सुकून में करने वाला काम है, इन्वेस्टमेंट करके अपनी जॉब पे फोकस करें, लेट योर पैसिव इन्वेस्टमेंट ग्रो, और आपको इतनी टेंशन लेने की एक बहुत अच्छा लड़का पेशावर में होता है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा ट्रेडर है। ठीक है, एकदम उसकी ट्रेडिंग पे फ़र्क पड़ा, और उसने मुझे चार्ट्स वगैरह भेजे, मैंने उसको बताया तुम ये गलतियां कर रहे हो। उसके बाद उसने दोबारा से ठीक किया, 1 हफ़्ता ठीक किया काम, दूसरे हफ्ते फिर उसने गलतियां की। फिर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, कहता है ये जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ मेरे लोन का पैसा है। मैंने कहा भाई तुमसे कभी काम नहीं होगा, और वो बार बार मुझे मैसेज करके चार्ट मिले। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई तुम जवान हो, बच्चे हो, अभी जाओ जाके मेहनत करो, ये लोन उतारो, जब जो तुम्हारी सेविंग्स होगी उन पैसों से आके तुम ट्रेडिंग करना, फिर तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो आगे से कहता नहीं फराज भाई इस दफ़ा हेल्प कर देंगे, वो मैंने नहीं की, क्योंकि अगर आज मैं उसकी हेल्प कर देता फिर वो फिर यही होता, वो फिर दूसरे बंदे से लोन पकड़ के आता और ट्रेड करता, और फिर उसके बाद दोबारा वो करता। सो जब तक आप यहाँ से रिलैक्स नहीं है ना, आप काम ही नहीं कर सकते। कोई भी फील्ड हो, ट्रेडिंग किया कुछ भी हो, आपके अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मसला होता है,
आप सुबह ऑफिस आके बैठते हैं और लैपटॉप खोलते हैं, आप किसी भी फील्ड में आपका दिल ही नहीं लग रहा होता, दिमाग ही नहीं हाजिर ना, ठीक है। तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि आप ऐसे ख़तरनाक काम के ऊपर जिसमें आपका पूरा पैसा ख़त्म हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है या आप लॉस में जा सकते हैं, आप एक बर्डन माइंड के साथ आते हैं और लैपटॉप के सामने बैठते हैं और कहते हैं यार ये मेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। नहीं है वो, आप उल्टा दलदल में फंसते जा रहे हैं। सो ये चीज़ सबके लिए कि भाई लोन वाले जो पैसे हैं, मेहनत करके दुनिया मेहनत कर रही है ना, तो ट्रेडर्स तो थोड़े से ही हैं, तो आप क्यों जाके उन ट्रेडर्स को वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को ना शॉर्टकट की भी बड़ी आदत बहुत है। आदत है। मैं आपको एक और केस बताता हूँ, अगेन थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें लेकिन होपफुली लोगों को इससे लर्निंग ही होगी। 40s की उम्र में भाई साहब थे, बैंक्स का एक्सपीरियंस था, 1.5 साल बाद बच्चे की यूनिवर्सिटी जाना था। अब यूनिवर्सिटी के खर्चे सुन के ही परेशान हुए थे कि वो खर्चे मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो पैसे ही थोड़े हैं। टेलीग्राम का एक ग्रुप बना जहाँ पे कंफर्म प्रॉफिट कोई बंदा गारंटीड दे रहा था, आप 5,000 दे, 5,000 करते 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 10,000 दिए। फिर उसने कहा यार कि पता नहीं कितने लाखों रुपए उसने डाले। यार ये वही वाली स्टोरी, विड्रॉ करने थे बंदर ना, वाली, हाँ वो ऐप बंद हो जाती नहीं, जब उसने विड्रॉ करने थे ना कि ड्यूड आपके पास $3,000 कम है या $5,000, आखिरी वारदात जो होती है, तुम सिर्फ वो करो तो मैं सारे पैसे तुम्हारे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अच्छा, बंदा पहले ही इतना डूबा होता है, वो समझता है यार ये सारे तिनके का सहारा है कोई, कि यार ये दे दो अभी ये दे देगा। जिस दिन उसने दिया उसने उसको ब्लॉक किया, दैट्स इट। अब वो लाखों रुपया जो कि उसकी 1.5 साल बाद कुछ ना भी करता बच्चे की उसके थी, ही वॉज इन ए पोजीशन कि मैं अपना घर भी सेल कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आखिरी 5,000 था ये मैंने लोन करके दिया है, अब ये मैं नहीं कर सकता। मैंने कितने एपिसोड्स किए यहाँ पे, लोगों के लॉसेस कैसे हो रहे हैं। गारंटीड प्रॉफिट जो आपको कहेगी इसमें लॉस ही नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी सबसे बड़ा स्कैम मुझे है। समझ नहीं आती कि ये थोड़ी सी अक्ल को हाथ मारें, ये जो इस तरह से परेशान होते हैं, कभी इस तरह से कोई आपको क्यों करके देगा। ठीक है, आजकल तो कोई सगों के लिए नहीं कर रहा होता ना, तो आप कौन है, आपको क्यों करके देगा, पहली बात ये। और दूसरी बात ये, वो जो भाई स्कैमर्स बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती यार, पता नहीं किस जहन के लोग हैं कि क्रिमिनल माइंड के, अगले की बेचारे की तुम ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसके बाद वो मर जाए या उसको हार्ट अटैक हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल। ना सिर्फ आप पैसा लूट रहे हो, ठीक है, बल्कि आप उसके सत्यानाश कर रहे हो, उसकी आगे आने वाली जनरेशन्स का आप वो कर रहे हो, ठीक है। और उस पैसे को लेके आप क्या कर लोगे, हलाल तो वो है ही नहीं, उल्टा आप बाहर गाड़ी में निकलोगे, आप फारिग हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये किसी जो इस नियत से या इस तरह स्कैम करके किसी से पैसा लेता है, नसीब उसको भी नहीं होता ऐसे, नहीं होता, भी वो रेस्टलेस ही रहते हैं, क्यों होगा, परेशानी ऐसी होगी, वो जाता उसी तरह ही है जिस तरह आ रहा होता है। चलें, होपफुली हमारी तो कोशिश है लोगों को एजुकेशन से लोगों को एटलीस्ट इस इनेबल तो कर दें यार। अब अच्छा, हमारे बारे में कहते हैं ये ट्रेनिंग सेलर्स हैं, मंजन सेलर्स हैं, कुछ भी यार। हमारी अभी जैसे थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक सवाल आपसे पूछा, क्या जो आपने ट्रेड्स ली वो लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई कि आप इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं सेगमेंट्स और अपने अकाउंट्स को बिल्ड कर रहे हैं, अकाउंट को बिल्ड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहे हैं। सो आपने कहा जी। तो ऐसे कौन कर रहा है, तो आप फ्री में कर लो, देख लो। सरमाया का यूट्यूब चैनल इटसेल्फ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। वीडियो बनाई है कि यार आप मैंने तो एक वीडियो बनाई कि मैं आपको एक ऐसा सिग्नल सेलर बताऊंगा जिसने पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न दिया, और मैंने पूरी वीडियो में मैंने फिर पूरा बताया कि म्यूचुअल फंड आपके पास सिग्नल सेलर है ना, आप ETF के रिटर्न्स देखते हो, वो सिग्नल सेलर से कम सिग्नल सेलर है, कॉस्ट क्या ले रहे हैं, जीरो, आपको सिर्फ जाके करना। मैंने कहा अच्छा इसको समझने का तरीका क्या है कि आप डाटा को, हमने इतनी एफर्ट प्लेटफॉर्म बिल्डिंग में की है। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि लोग लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन दे देते हैं फीस, थोड़े से पैसे सिर्फ समझने के लिए जहाँ पे हम इन्वेस्ट करें ताकि मेंटली सुकून में भी रहें। हमने ट्रेनिंग इतनी हाई रखी हुई है, हमने सब्सक्रिप्शन इतनी लो रखी हुई है ताकि सबकी रीच में रहे, लेकिन लोग क्या होता है ना, आंखें बंद करके जाते हैं, जब लॉस हो जाता है फिर जाके पब्लिकली सोशल मीडिया से दूसरों से उसकी एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं कि मैंने ये कंपनी ली थी, नीचे क्यों चली गई है, ये साजगार का शेयर लिया था, ऑटो की पॉलिसी है नहीं तो नीचे ही जाना है उसने, नीचे क्यों गई हुई है, लॉजिक पता नहीं है किसी को क्यों कर रहा है। सो मकसद ये बताने का है कि हम एक सस्टेनेबल वे में एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छी चीज़ है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग हुए हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई ना कि सिप के ऊपर, मैंने कहा सिप आप हमेशा उस कंपनी में करते हैं जो कि ऊपर जा रही होती है। आइडियली अगर आप कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं दिस इज़ ए गुड कंपनी, और वो नीचे जा रही है, तो सिप पे तो आपको नीचे पे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। सिप जब भी नीचे जाती है ना, हर डिप के ऊपर लोगों के ईमान डगमगा जाता है कि ये कहीं ना कहीं ज़ीरो ना हो जाए, और आप फिर आते कब वो सिप कंटिन्यू करने, जब वो फिर ऊपर चली जाती है।
तो हम तो एजुकेशन भी इस तरह से दे रहे हैं, आप हमें अफोर्ड नहीं भी कर सकते। मेरा नहीं ख्याल, अभी एक वो याद है, वो एक भाई ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि तुम तो 10 रुपए के ऊपर भी पता नहीं क्या कर लो, इतने तुम वो, मुझे ना, मैंने एआई लगाया हुआ, बाय द वे यार उसमें एआई लगाया हुआ है, हम इतने पोलाइट है नहीं अगर इस तरह का आप रूड देंगे, इसीलिए लगाया कि हम ना ही देखें उसको, रिप्लाई करें। अच्छा, उसने बड़े पोलाइटली ना एआई ने रिप्लाई दिया ना कि नहीं सर हम तो पैसे के भूखे नहीं, वही जिस तरह सलमान खान का डायलॉग करके कोई, हम तो पता नहीं किसके प्यासे हैं, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, वो बंदा भी ना पिघला गया सारा, नहीं सर मैंने आपकी वीडियो से बहुत सीखा, मैंने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उस पर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपकी वीडियो से ये मीज़ान 10 लाख के प्रॉफिट के बाद वो बंदा आगे अब नेगेटिव मैंने कमेंट। पाकिस्तान में ये फिर हमें अपनी, मेरा तो लिटरली दिल कर ही नहीं रहा था यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाने का, मैंने कहा यार ये कम, फिर मैं सोचता था नहीं यार अगर एक गलत कर रहा है तो नो तो अच्छा नहीं भी कह नहीं, रहे हैं, बहुत तो लोग फायदा भी उठाते हैं। तो इसीलिए फिर थोड़ा पॉजिटिव में आना, बेस्ड ऑन जितना नेगेटिव सेंटिमेंट हो, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ बिल्ड करना जिससे लोगों का भला हो रहा हो। और यहाँ पे मैं अगेन आपके पीछे पिछले 1.5 साल से पड़ा हुआ हूँ कि सर आप अच्छा है यहाँ पे कर लिया, आप इंटरनेशनल चले, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, हमने जो कंटेंट यहाँ पे इस तरह की कॉम्प्लेक्स मार्केट के अंदर बिल्ड कर दिया है, रियल मार्केट ग्लोबल है, इसका लोकल नहीं है। अब क्योंकि आपकी ट्रेडिंग मास्टर यहाँ पे बंद हुई है, तो मैं और ज़्यादा आपको पुश कर रहा हूँ कि यार ये जब आप थोड़ा हो जाए चीज़ें से, तो हमने इंटरनेशनल लाजमी जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी मार्केट है जो कि मार्केट इंटरनेशनल में है। बिल्कुल जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये अभी बस थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाए, जी ठीक है, फिर जाते हैं उसमें। दूसरा जो आप कह रहे थे ना कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा था वीडियो का, आपका फॉलोवर मुझे मिला मदीना में, मस्जिद नबी में, वो भाई साहब मुझे मिले, वो उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने मुझे कहा कि आप फराज सरमाया, मैंने कहा जी, तो आपका जिक्र करने लगे, मैंने लईक भाई की वीडियो देख के इतना प्रॉफिट बनाया, तो स्पेशल मैसेज उनको दे देना, तो मैंने आपको आके दिया भी था। तो जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है ना, नहीं, वही पॉजिटिव चीज़ वही है कि जो वही। लोग माशाल्लाह, और बहुत लोग मिलते भी हैं, ये नहीं कि कोई नहीं कर। मैं कल एक कॉन्फ्रेंस में गया, वो बाहर से एक बंदा, मैंने कहा शायद कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए आया है, नहीं सर मैं आपसे मिलना चाह रहा था, नहीं 2 करोड़ रुपए पे हाफ को मैंने स्विंग पे रखा, हाफ को मैंने इन्वेस्ट किया। मैं कहा इन्वेस्ट वाला जी ज़्यादा कमा रहे हो कि स्विंग वाले में? कहता है नहीं सर इन्वेस्ट वाले पे ज़्यादा, स्विंग में 2-3 जगह पे ना यूनिटी पे गलत एंट्री ले ली थी। मैं कहा फिर इन्वेस्ट जो सही चला उसी पे लगे रहो, तो क्या ज़रूरत है उसको। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नज़र भी आता है कि माशाल्लाह लोगों को काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है और ऑब्जेक्टिव भी। और मैं अगेन कह रहा हूँ फराज, जो कि कहीं ना कहीं किसी की दुआएं भी लगती हैं आपको यहाँ तक आने के लिए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में स्टार्टअप करना, अपने बलबूते पे करना, फिर एक जगह पे आ जाना जहाँ पे माशाल्लाह भी हम हैं, ये इंडिविजुअली एफर्ट तो है, हम सबकी माँओं की दुआएं भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुआएं हैं जो कि इस तरह काम कर रही हैं। 14 अगस्त का दिन है, जाते जाते मेरे ख्याल में हमने घंटे से ऊपर कर दिया, जो कि 40 मिनट पे होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी स्टोरी से मैं ज़्यादा वो हो रहा था, तो होपफुली लोगों को भी बेनिफिट हुआ होगा। आखिर में कोई पैगाम देना चाहिए आप लोगों को? यार मैं देखता हूँ बहुत नेगेटिविटी है पाकिस्तान में, सही है, मतलब कुछ हालात भी होते हैं हमेशा से, और ये शुरू से रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव, हाँ ना, ये हमेशा, और ये रहेगा भी ऐसे ही, सही। इसमें ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जब ऐसे हालात होते हैं ना, जब आपको लग रहा होता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा ढूंढें, थोड़ा एफर्ट करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो कह रहे होते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। एक लड़की की अभी जॉब हुई, तो उसको कोयटा से इधर इस्लामाबाद आना था, वो नहीं आया, जॉब हो गई, और वो 10 साल से वेला था, मतलब जॉबलेस था। कहता है अब कौन जाए इतनी दूर, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं कि जब अल्लाह ताला आपको एक रास्ता खोल रहा होता है ना, तो आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आप अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे होते। ऐसे मैंने बहुत सी ऑप्शन देखे, और बैठे हुए बस बैठ के क्रिटिसाइज़ करना, नेगेटिव सोच लेकर आना, नेगेटिव लिखना, नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोसाइटी में रहना। सो बेहतर यही है कि अपने ऊपर काम करें, ठीक है। ये जितनी हमारी ये कायदे आज़म समझा गया, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन तो आपने ट्रेडिंग में रहना है, तो यूनिटी हमारे मुल्क में बहुत कम नज़र आती है हमें, जो होनी चाहिए। और यही मैसेज है कि यार पॉजिटिव रहें, पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि बुलिश रहें, पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ होना है इंशाल्लाह। सो मैं तो हमेशा से बुलिश रहता हूँ। हमें, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिली बाहर जाने की, मुझे भी मिली, हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि पता है यहाँ पे यार यहीं पे सब कुछ है, और यही रहेगा। और बल्कि आप उन लोगों से पूछें जो बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो इधर अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे हैं। समझ भी नहीं है कितनी एफर्ट है। मैं तो बाहर यूके में
पुरानी कंपनी की तरफ से गया हूँ, लिटरली जलील ही हो रहे हैं तकरीबन यार। लाइक भाई जो यहाँ पे बहुत जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी एग्जाम्पल हाँ, नहीं दे बंदा, मेजॉरिटी बेचारे दूसरे केस में गए होते हैं, और जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, डबल टाइम ड्यूटी लगाते हैं, फिर जिस तरीके का उनका रहने का तरीका है, आप उस लेवल पे जाके अगर 2 दिन भी रहें तो आपको लग समझ आए। ऑन टॉप ऑफ इट वो आपको पैसे भी भेज रहे होते हैं, आपका कर्जा वो उतार रहे होते हैं। लोग यहाँ से मुल्क से बाहर इसीलिए जा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मसले मसाइल उनको नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे मुल्क को अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत ज़्यादा वो है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को भी, गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करना चाहिए किसी तरीके से। लेकिन अगेन बाहर जाना, काम करना, मेहनत आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं करेंगे बाहर कर लेंगे। जो चीज़ आप बाहर कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। अगर आप उतनी मेहनत यहाँ भी करेंगे तो अल्लाह आपको यहाँ पे भी इंशाल्लाह रिवॉर्ड देगा। सो यही है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अपने लिए सोचें, अपनी फैमिली के लिए सोचें, अच्छा सोचें, चोरी और उस तरह वाले हैक्स ना करें, और मेहनत करें। मेरे ख्याल में मैं तो जीती जागती एग्जांपल हूँ यार सबके लिए। मैंने इतनी मेहनत की और अभी तक भी कर रहा होता हूँ, सो यहाँ तक पहुँचने में। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की, उसमें भी बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और पाकिस्तान बहुत अच्छा है यार, मतलब। हाँ, नहीं, लोग अभी भी इसको अंडरमाइन कर रहे हैं। हम तो 3 साल पहले से। अच्छा, मज़े की बात, मैंने एक एनालिसिस किया था वो पाकिस्तान इंडिया वॉर से पहले कि यार ट्यूसडे या वेडनेसडे को कोई ऐसा इवेंट होगा कि मार्केट नीचे आ जाएगी। हाँ, और वो फिर जंग शुरू हो गई थी। हाँ, तो वो नहीं, मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि हम तो ऐसे, अच्छा मैं फराज उस दिन सोच रहा था ना कि सरमाया हम है फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स कहते हैं हम फाइनेंशियल वेलनेस के ऊपर हैं क्योंकि हम लोगों को कैश दे रहे हैं। और भाई आप लोगों को क्या है 42% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे रहे हो, आप ट्रैप करा रहे हो लोगों को। हम बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली डोमेन के अंदर है। अगर आप मेरे से पूछते हैं ना कि अगर आपने पैसे बनाने हैं क्या करना चाहिए, मैं कहा यार लेंडिंग ऐप बना दो। यहाँ पे लोगों को पैसे की नीड है, पैसे नीड के लिए वो कुछ भी आपको दे देंगे, आप ट्रैप करो उनको। अब हम जिस डोमेन के अंदर है ना वो डिफ़िकल्ट डोमेन है, मतलब कि कौन बंदा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, बच्चा 10 साल बाद पढ़ाई करेगा, इन्वेस्टमेंट अभी से करे, ये करे। सो हमारी जो बड़ी डिफ़िकल्ट है ना, हम फिर भी एक्साइटेड हैं कि एटलीस्ट हमारी वजह से अगर 2 बंदों के पैसे भी बन गए, मैं तो कह रहा हूँ 1 बंदे का भी पैसा बन गया तो चलो दुनिया में नहीं तो आखिरत में अल्लाह कहीं ना कहीं तो कहेगा यार तूने कोई अच्छा ही काम किया था। तो उस नीयत के साथ जब हम कर रहे हैं ना, मेरी तो मोटिवेशन इज़ ए टोटली डिफरेंट कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 6 लाख पे लोग हम इतने खुश हो रहे हैं, तो यार बाकी करोड़ों लोग जो हैं जो अभी नहीं आए हुए हैं, तो मे बी इस एफर्ट की वजह से जब इंक्रीज़ आएगा तो इसका कहीं ना कहीं हमें सिला बाद में मिल जाएगा। तो वहाँ पे ना लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का प्लेटफॉर्म को यहाँ तक आना बहुत मुश्किल काम था। यानी कि हमें पता है कि हम किस से गए हुए हैं, लेकिन इम्पैक्ट इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। मैं अभी बताऊँ, मैं उससे एनालिसिस कर रहा था कि 2021 में जब मैंने अपनी आईटी कंपनी, याद है आपको जब हम स्टार्ट कर रहे थे, आप भी उस, तो मेरा जो बायर का प्रोजेक्ट था ना, जो उस साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट था मेरा, वो मेरा प्रॉफिट फिर मैं कह रहा था यार मैंने 21 में ये डिसाइड किया था कि मैंने सरमाया पे काम करना है, मैं नहीं अब आईटी के प्रोजेक्ट्स के पीछे भागूंगा। और मुझे याद है आप ही की मेहरबानी थी कि जो 2 पैसे हमें आते थे वो आप ही की ट्रेनिंग्स आते थे। तो 2021 से 23 तक ना हम नेगेटिव में जा रहे थे। अच्छा 24 में थोड़ा सा पॉजिटिव हुए सर। 25 के अंदर हम 2021 के प्रॉफिट जो मैंने किया है आपका आईटी की कंपनी में, हम उसको मीट किए हैं। तो लोगों को समझ नहीं आती है कि हम पैसा सस्टेनेबिलिटी और वैल्यू क्रिएशन के ऊपर करते हैं। जितनी चीज़ें हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कोई भी नहीं करेगा अगर हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पैसा ही कमाना होता, जहाँ पे मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, जो आखिरी चेक मुझे उसका मिला था 160 रुपये का मिला था, या 140 से डॉलर जब 160 का, आज डॉलर 280 रुपये का है। तो क्या मुझे नहीं होता कि यार पैसा ही कमाना है तो आईटी कंपनी क्यों नहीं स्टार्ट कर लेता। अब तो मेरा वाह एक्सपीरियंस हो गया है आईटी को मैंने कैसे करना है। लेकिन अभी भी नीयत वो नहीं है। पैसा कमाना होगा तो मैं आईटी तब स्टार्ट करूंगा जब मैं वाकई सेटिस्फाइड हूँगा कि यहाँ पे लोगों को पैसा बनना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, चलो अब टाइम आ गया है थोड़ा आईटी पे देने के लिए। तो अगेन आपकी ज़्यादा एफर्ट हमारे साथ रही है, हम सस्टेन ही नहीं कर पाते अगर आप हमारे साथ ना होते। और मेरे ख्याल में आप जहाँ पे हम खड़े हैं बड़ा ज़बरदस्त मौका है हमारे पास, हम इसको और ऊपर लेके जा सकते हैं। और अगेन उसके अंदर जो आपकी एफर्ट है वो तो है ही है। बाकी टीम जिस तरह माशाल्लाह काम करी है, अब माशाल्लाह काफ़ी उसमें आ गई है। अब तो मैं इतना काम नहीं कर रहा होता, बाकी टीम सब लोग, अमार बहुत काम कर रहा होता है, सलमान बहुत काम कर रहा है, जितने हमारे मेंटोर्स हैं, बेहतरीन टीम बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त हो गया। यहीं पे हम क्लोज़ करते
करते हैं, हम ऑलरेडी 30 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं जो कि हमारे उसमें थी, तो और फराज की गाड़ी गलत खड़ी है नीचे, आई होप खड़ी हो। अब मैं इसको यहीं पे ख़त्म, और मेरे ख्याल में आप सब लोगों को सेल्फिश होना पड़ेगा। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यूएस ईरान में क्या हुआ है, ट्रम्प क्या कर रहा है, किसी बंदे ने क्या कर दिया है, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप सुधार नहीं सकते। जितनी मर्जी बातें कर लें, होना वही है जो कि उन्होंने करना है। आप सुधार क्या सकते हैं? आप अपनी लाइफ सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करके सुधार सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट करते हैं जब आप एक अच्छी पोजीशन में हो, मेंटली भी। जब अगर आप ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं लोन के ऊपर, आपकी बच्ची की शादी 2 साल बाद होने वाली है, तो आप अगेन शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आएंगे और को बहुत कभी इम्कान है कि आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अच्छे टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट को प्लान करें और थोड़ा टाइम दें, गले से ना पकड़ें इन्वेस्टमेंट को कि कल क्या हो गया, परसों क्या हो गया, 1 साल में क्या हो गया। जब आप 5 साल देंगे तो आप उसका एक्सपोनेंशियल रिटर्न देखते हुए नजर आएंगे। डिविडेंड को बेशक री इन्वेस्ट ना करें, खाएं पिएं, कोई मसला ऐसा नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट ऐसा करें कि जो आपके आने वाले कल को सिक्योर करे। खुदा ना खासा कल कुछ भी हो सकता है। अभी मैं मिडिल ईस्ट के भाई लोगों को देख रहा था, बहुत सारे ज़्यादा लोग एक दिन के नोटिस पे वापस आए हैं और उनका कुछ भी नहीं, उनकी सेविंग्स थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही है, लेकिन आई होप आपको मिडिल ईस्ट से ये समझ आनी चाहिए कि चीज़ें अगेन आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप भी आज से अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि खुदा ना खासा अगर कल को बैड टाइम आए तो आपके पीछे भी कोई इन्वेस्टेड हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।